नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के लगातार बेनकाब होते चेहरे की, कनाडा की साइबर सुरक्षा के मद्देनजर टिकटॉक पर बैन लगाने की, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के आयरलैंड दौरे की, रूस यूक्रेन के ताजा हालातों की और तो और सोमालिया के हालात पर विस्थापित होते लोगों की। इसके अलावा होगा और बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रूस ने अमेरिका पर यूक्रेन में जहरीले रसायनों के इस्तेमाल की योजना बनाने का लगाया आरोप। बखमुत पर कब्जे को लेकर भीषण जंग। अमेरिकी विदेश मंत्री पहुंचे कजाकिस्तान। मध्य एशियाई देशों के नेताओं के साथ की कई दौर की बैठक। ईयू के साथ पोस्ट ब्रेक्जिट व्यापार समझौते पर एक दिन बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पहुंचे उत्तरी आयरलैंड। ऋषि सुनक ने कहा दोनों पक्ष ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के बीच किसी भी तरह के व्यापार सीमा को खत्म करने पर हुए सहमत। समझौते से ईयू के साथ संबंधों का खुलेगा नया अध्याय। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की सरकारी एजेंसी की रेटिंग CA1 से घटाकर CA3 कहा। पाकिस्तान में नकदी की नाजुक स्थिति से और बढ़ सकता है दिवालिया होने का खतरा। आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका ने पाकिस्तान को फिर घेरा। आंतरिक रिपोर्ट में लश्कर जैश जैसे आतंकी समूह के खिलाफ कार्रवाई न करने पर उठाया सवाल। कहा अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकी अब भी पाकिस्तान में लिए हुए हैं पनाह। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दुनिया के बड़े देशों के मंत्रियों का भारत आना शुरू। मॉरिशस के विदेश मंत्री ने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से की मुलाकात। ब्राजील, तुर्की, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, रूस और चीन के विदेश मंत्री करेंगे बैठक। और आइए अब सबसे पहले बात करते हैं यूरोप की। रूस यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध को एक साल से ज्यादा का समय हो गया है। दिन पर दिन भयावह तस्वीरें आती ही जा रही हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच के हाल के दिनों में बखमुत के आसपास के इलाकों में भीषण जंग छिड़ी हुई है। रूसी सेना यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्रों पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही है, जबकि यूक्रेनी सैनिक हर हाल में उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। क्या है ताजा स्थिति, आइए डालते हैं एक नजर। पश्चिमी देशों के बल पर यूक्रेन करीब एक साल से रूस के सामने दीवार बनकर खड़ा है, लेकिन पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना की आक्रामकता के बाद अब जेलेंस्की की सेना के लिए एक एक दिन भारी पड़ते दिख रहे हैं। दोनों देशों के बीच हाल के दिनों में बखमुत के आसपास के इलाकों में भीषण जंग छिड़ी हुई है। रूसी सेना यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्रों पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही है, जबकि यूक्रेनी सैनिक हर हाल में उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। दरअसल यूक्रेन का पूर्वी क्षेत्र रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए पुतिन की सेना की नजर इस क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करने पर है। रणनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक यदि यूक्रेन के सैनिक इस क्षेत्र में जरा भी कमजोर पड़े तो वह सिर्फ पूर्वी क्षेत्र को ही नहीं बल्कि अन्य शहरों के साथ भी हाथ धो सकता है। हाल के दिनों में रूसी सेना द्वारा औद्योगिक शहर पर कब्जा करने के प्रयास तेज हो गए हैं, जिसमें कुछ हद तक रूसी सैनिकों को कामयाबी भी हासिल हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष को कठिन करार दिया। पूर्वी मोर्चे पर बखमुत शहर में स्थिति और कठिन होती जा रही है। दुश्मन लगातार हर उस चीज को खत्म करता जा रहा है जिसका इस्तेमाल हमारी स्थिति की रक्षा के लिए किया जा सकता है। हालांकि दोनों देशों के बीच जारी युद्ध अब रूसी सीमा के पास भी पहुंचता दिख रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर ड्रोन हमले का आरोप लगाया है। मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन द्वारा दक्षिण में स्थित 2 रूसी क्षेत्रों में नागरिक ठिकानों पर रातों रात ड्रोन हमले शुरू किए गए, जिसे रूसी सेना ने विफल कर दिया। रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि समाचार एजेंसियों ने पहले क्रास्नाडोर क्षेत्र में एक तेल डिपो में आग लगने की सूचना दी थी, जबकि क्रीमिया प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में एक यूक्रेनी ड्रोन को उड़ते देखा गया। उधर यूक्रेन युद्ध में अमेरिका को लेकर रूस के खुलासे ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी।
रूस के मुताबिक जंग में अमेरिका ने जहरीले रसायनों के इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। हम इस जानकारी को संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के जहरीले रसायनों का उपयोग करके यूक्रेन में उकसाने के इरादे के रूप में मानते हैं। रूस दोषियों की पहचान कर उन्हें दंडित करेगा। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने सुरक्षा एजेंसी से यूक्रेन और पश्चिम द्वारा चलाए गए अभियानों का मुकाबला करने के लिए अपनी गतिविधि बढ़ाने का निर्देश दिया। सुरक्षा एजेंसियों को संबोधित करते हुए उन्होंने अवैध हथियारों को रूस में आने से रोकने और यूक्रेन के उन 4 क्षेत्रों में सुरक्षा को मजबूत करने का निर्देश दिया जिस पर हाल ही में मॉस्को ने अपने अधीन कर लिया था। पश्चिमी खुफिया सेवाएं पारंपरिक रूप से हमेशा रूस में सक्रिय रूप से काम करती रही हैं। अब उन्होंने हमारे खिलाफ अतिरिक्त कर्मियों, तकनीकी और अन्य संसाधनों को झोंक दिया है। हमें उसी के अनुसार जवाब देने की जरूरत है। बहरहाल दोनों देशों के सैनिकों ने दोनेत्स्क और लुहांस्क प्रांत पर कब्जे के लिए सारी ताकत झोंक दी है। कुपियांस्क में सफलता दोनों पक्षों के लिए भावी हमले की दिशा तय कर सकती है, क्योंकि खार्किव के पूरी छोर पर बसा ये शहर रणनीतिक रूप से काफी अहम है। रूसी हमले उस बढ़ते सैन्य दबाव का हिस्सा हैं जिसका मकसद डोनबास के औद्योगिक क्षेत्र पर कब्जा करना है। और ब्रिटेन की सुनक सरकार ने उत्तरी आयरलैंड के साथ व्यापार विवाद को हल करने के लिए यूरोपीय यूनियन के साथ समझौता किया है। इस समझौते को लेकर ब्रिटेन सरकार ने भी जानकारी दी। यूरोपीय संघ के साथ किए गए ऐतिहासिक समझौते के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मंगलवार को उत्तरी आयरलैंड पहुंचे। क्या है इस दौरे के मायने, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तरी आयरलैंड के साथ व्यापार विवाद को हल करने के लिए यूरोपीय संघ के साथ किए गए ऐतिहासिक समझौते के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मंगलवार को उत्तरी आयरलैंड पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान ऋषि सुनक ने राजनीतिक समेत दूसरे क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर समझौते पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने उत्तरी आयरलैंड को दुनिया का सबसे बेहतरीन आर्थिक क्षेत्र बनाने का भरोसा दिया। ऋषि सुनक ने इसे आयरलैंड के लोगों के लिए बहुत बड़ा कदम बताया। हालांकि उत्तरी आयरलैंड की सबसे बड़ी संघवादी पार्टी डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी ने अभी तक स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया है कि वो समझौते के पक्ष में है या नहीं। नया विंडसर फ्रेमवर्क, जो मुझे लगता है कि उत्तरी आयरलैंड के लिए एक असाधारण सकारात्मक कदम है, और यह यूरोपीय आयोग ने खुद कहा है कि हमारे लिए आगे बढ़ने और अतीत की कुछ कठिनाइयों को हल करने के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। सोमवार को यूरोपीय आयोग प्रमुख और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बीच आयरलैंड पर व्यापार विवाद को हल करने के लिए यूरोपीय संघ के साथ एक समझौते पर सहमति बनी थी। नए विंडरसन फ्रेमवर्क में 3 बड़े कदम उठाए जाने की बात कही गई है। ब्रिटेन के भीतर कारोबार को आसान बनाने के लिए चीजों को ग्रीन और रेड लेन में बांटकर रखे जाने की बात कही है। उत्तरी आयरलैंड को भेजी जाने वाली चीजें ग्रीन लेन में होंगी, वहीं रेड लेन उन चीजों की होगी जिनके ईयू में पहुंचने का खतरा है। ग्रीन लेन को भारी भरकम नौकरशाही का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल ब्रेक्जिट समझौते में ब्रिटेन इस प्रावधान पर राजी हुआ था कि ब्रेक्जिट के बाद भी उत्तरी आयरलैंड पर ईयू के कुछ नियम लागू रहेंगे। इसका मकसद उत्तरी आयरलैंड के आजादी समर्थक समूहों और ब्रिटिश सरकार के बीच अतीत में हुए गुड फ्राइडे समझौते की शर्तों का पालन करना बताया गया था। नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल ब्रेक्जिट के समय से है। इसमें ब्रिटेन और आयरिश सी में स्थित उत्तरी आयरलैंड के बीच ट्रेड बॉर्डर बनाया गया था। ब्रेक्जिट के बाद भी उत्तरी आयरलैंड ईयू के कस्टम मुक्त व्यापार क्षेत्र का हिस्सा बना रहा। इसका मकसद था कि उत्तरी आयरलैंड और यूरोपीय संघ के अन्य सदस्य देशों के बीच बॉर्डर कंट्रोल की जरूरत खत्म करना। इससे उत्तरी आयरलैंड की चीजें तो आराम से निकल जाती, लेकिन जिन चीजों को ब्रिटेन के दूसरे हिस्सों से पहले उत्तरी आयरलैंड लाया जाता और फिर वहां से ईयू में भेजा जाता, उनकी सीमा पर जांच करना जरूरी हो जाता। 2020 से ही इसको लेकर एक बड़ी व्यवहारिक समस्या बनी हुई थी। ऐसे नियमों के कारण ब्रिटेन के अंदर व्यापार के माहौल पर बुरा असर पड़ा और इसलिए ब्रिटेन इस प्रोटोकॉल को काफी समय से बदलना चाहता था। जांच को लेकर उत्तरी आयरलैंड की सबसे बड़ी यूनियनिस्ट पार्टी डीयूपी कड़ा एतराज जताती रही। ब्रिटेन समर्थक डीयूपी की मांग थी कि ट्रेड बॉर्डर को ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि उसके कारण उत्तरी आयरलैंड ईयू के करीब और ब्रिटेन से दूर होता जा रहा है। और अब बात एशिया की।
G20 देशों के विदेश मंत्री बुधवार और गुरुवार को होने वाली G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए राजधानी नई दिल्ली में एकत्रित हो रहे हैं। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए मॉरिशस और ब्राजील के विदेश मंत्री नई दिल्ली पहुंच गए हैं। तुर्की, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, चीन और रूस के विदेश मंत्री भी भारत आ रहे हैं। वैश्विक स्तर पर उभरती चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भारत के दृष्टिकोण पर बैठक में विचार विमर्श होगा। G20 देशों की ये पहली मंत्री स्तरीय बैठक होगी। बैठक बहुपक्षवाद को मजबूत करने और खाद्य, ऊर्जा, सुरक्षा, सतत विकास पर सहयोग को गहरा करने पर केंद्रित होगी। साथ ही लैंगिक समानता और महिला अधिकारों पर भी चर्चा होने की संभावना है। और वहीं बाद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस के विदेश मंत्री से मुलाकात की। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मंगलवार को कजाकिस्तान में आयोजित सभी 5 मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक में शिरकत की। विदेश मंत्री बनने के बाद ब्लिंकन की कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की यह पहली यात्रा है। यह यात्रा यूक्रेन के आक्रमण की 24 फरवरी की वर्षगांठ के कुछ दिनों बाद आई है। और वक्त यहां एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटता है। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड। अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात अमेरिका की। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान लगातार बेनकाब होता जा रहा है। अमेरिका के ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म की रिपोर्ट से एक बार फिर से खुलासा हुआ है कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद पर कार्रवाई के नाम पर दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है। तो वहीं ये रिपोर्ट भारत के द्वारा आतंकवाद के खिलाफ की गई सख्त कार्रवाई का ब्यौरा भी दुनिया के सामने रखती है। अमेरिका ने भारत को आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने वाला देश कहा है, तो पाकिस्तान को आतंक को संरक्षण देने वाला देश कहा है। पाकिस्तान पर लगातार आतंक के वित्त पोषण और आतंकवादियों को संरक्षण देने के आरोप लगते रहे हैं। इस कारण लगी तमाम पाबंदियों के बाद पाकिस्तान सरकार ने आतंकवाद पर प्रभावी नियंत्रण की बात कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कही थी, लेकिन तमाम दावों के बावजूद पाकिस्तान आतंकवाद से निपट पाने में सफल नहीं हो रहा। इस वजह से आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान लगातार दुनिया भर में आलोचनाओं का सामना करता रहा है। एक बार फिर अमेरिका ने आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है। अमेरिका के ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म की रिपोर्ट से पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद से निपटने के नाम पर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म की कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2021 रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादियों की समाप्ति के लिए पाकिस्तानी प्रयासों की रफ्तार बेहद धीमी है। इस कारण यहां न सिर्फ वर्ष 2020 की तुलना में 2021 में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, 2021 में आतंकी हमलों में मृतकों व घायलों की संख्या भी बढ़ी है। आतंकवाद पर केंद्रित इस अमेरिकी रिपोर्ट में पाकिस्तान की जमीन पर पनप रहे आतंकी संगठनों का सीधे तौर पर नाम लिखा गया है। पाकिस्तान में प्रमुख रूप से तहरीके तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और ISIS के जैसे आतंकी संगठनों के सक्रिय होने की बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में अलगाववादी आतंकवादी संगठनों ने ज्यादातर बलूचिस्तान और सिंध प्रांत को निशाना बनाया है। यहां आतंकवादियों ने IED, VBIED, आत्मघाती बम विस्फोट और लक्षित हत्याओं जैसे हथकंडे अपनाए हैं। रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपनी 2015 की राष्ट्रीय कार्य योजना की समीक्षा की और उसे संशोधित करते हुए उसे 20 सूत्री योजना से 14 सूत्री कर दिया। लेकिन आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई की महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा पर कोई खास प्रगति नहीं की है। अमेरिकी रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब जम्मू कश्मीर में अल बद्र नाम के आतंकी संगठन का पूर्व कमांडर खालिद रजा पाकिस्तान के कराची में ढेर हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार वो कराची में रहकर आतंकियों की भर्ती में शामिल रहा है।
एक सप्ताह के अंदर पाकिस्तान में कश्मीरी आतंकी की हत्या की ये दूसरी घटना है। इससे पहले हिजबुल के आतंकी बशीर पीर की रावलपिंडी में हत्या कर दी गई थी। अमेरिका ने एक ओर पाकिस्तान को निशाने पर लिया तो दूसरी ओर आतंकवाद के खिलाफ कदमों के लिए भारत सरकार की सराहना की। अमेरिकी सरकार की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने आतंकवादी संगठनों को पहचानने, उन्हें तबाह करने और आतंकवाद के खतरे को कम करने की दिशा में शानदार काम किया है। अमेरिका के ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म की रिपोर्ट कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2021 भारत के अनुसार भारत में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ISIS, अल-कायदा, जमात-उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जैसे आतंकी संगठन सक्रिय हैं। भारत ने राज्य और केंद्र के स्तर पर खुफिया एजेंसियों को मजबूत किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए एंट्री पर बायोग्राफिक और बायोमेट्रिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। एयरपोर्ट्स पर दोहरी जांच के उद्देश्य से एक्सरे स्क्रीनिंग की गई है। भारत की जांच एजेंसी NIA ने हथियारों की तस्करी के आरोप में लश्कर-ए-तैयबा, हरकत-उल जिहादी इस्लामी के आतंकियों को सजा दिलाई है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि किस तरह से भारतीय सेना आतंकवाद प्रभावित जम्मू कश्मीर में लोक कल्याणकारी कामों में लगी है। इनमें स्कूल चलाना, मेडिकल कैंप लगाना और युवाओं को ट्रेनिंग देने समेत उन्हें रोजगार दिलाने जैसे काम शामिल हैं, जिससे युवाओं को कट्टरपंथी बनने से रोका जाए। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि भारत और अमेरिका वैश्विक रणनीति में अहम साझेदार हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि भारत के साथ हमारे व्यापक और गहरे रिश्ते हैं। India is a global strategic partner of ours. We have a wide, broad, deep relationship with India. There will be a lot on the agenda in the bilateral relationship and in the multilateral engagements he takes part in on the margins of the G20. We share a vision with India of a free and open Indo-Pacific, and India is a key partner of ours bilaterally in the context of the Quad as well, other international groupings. यह अहम टिप्पणी ऐसे वक्त आई है जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन G20 विदेश मंत्रियों की बैठक समेत कई प्रमुख सम्मेलनों में हिस्सा लेने के लिए भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और कनाडा की सरकार ने साइबर सुरक्षा के मद्देनजर शॉर्ट फॉर्म वीडियो ऐप टिकटॉक पर बैन लगा दिया है। कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार ने इस ऐप पर रोक लगाने का फैसला लिया है। अभी पिछले सप्ताह यूरोपीय आयोग द्वारा भी ठीक इसी तरह का फैसला लिया गया था और टिकटॉक ऐप को अपने उपकरणों से हटा दिया गया था और इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गोपनीय डेटा और साइबर सुरक्षा का हवाला देते हुए कनाडा ने शॉर्ट फॉर्म वीडियो ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी कनाडा में आधिकारिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में वीडियो ऐप टिकटॉक को ब्लॉक कर दिया गया है। सरकार का ये फैसला मंगलवार से प्रभावी हो गया। कनाडा सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि टिकटॉक की समीक्षा के बाद मुख्य सूचना अधिकारी ने टिकटॉक को गोपनीयता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाला करार दिया। सरकार के फैसले के बाद अब कर्मचारियों को दिए गए सभी मोबाइल उपकरणों से टिकटॉक एप्लीकेशन को हटा दिया जाएगा। हम ये निर्णय ले रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए, सरकारी उपकरणों के लिए सुरक्षा के मामले में लोगों की चिंताओं के कारण उन्हें टिकटॉक का उपयोग नहीं करना बेहतर है। यह पहला कदम हो सकता है, यह एकमात्र कदम हो सकता है जिसे हमें उठाने की जरूरत है। लेकिन हर कदम पर हम ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि हम कनाडाई लोगों को सुरक्षित रख रहे हैं। टिकटॉक पर प्रतिबंध को लेकर कई पश्चिमी देश लंबे समय से विचार कर रहे थे। जनवरी में अमेरिका ने भी टिकटॉक के खिलाफ कनाडा जैसी ही कार्रवाई की थी। व्हाइट हाउस ने सरकारी एजेंसियों से 30 दिन के भीतर अपने फोन से टिकटॉक ऐप को हटाने के लिए सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया। कुछ दिन पहले ब्रिटेन सहित यूरोपीय आयोग ने भी सरकारी कर्मचारियों को अपने उपकरणों से टिकटॉक को हटाने का आदेश जारी किया था। दरअसल टिकटॉक का स्वामित्व चीनी कंपनी बाइटडांस के पास है, जिसके चलते अमेरिका को इस बात की चिंता थी कि कहीं यूजर्स के डेटा को चीन की सरकार कंपनी को अपने पास सौंपने के लिए मजबूर न कर दे। पश्चिमी देशों के कदम के बाद चीनी विदेश मंत्रालय ने बाहर की कंपनियों को दबाने के लिए सरकारी ताकत का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। अमरीकी सरकार को बाजार अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों और प्रतिस्पर्धा के नियमों का सम्मान करना चाहिए। अमेरिका विदेशी कंपनियों को दबाना छोड़ दे और उनके लिए खुला और भेदभाव रहित माहौल मुहैया करवाए।
हालांकि कनाडा में ऐप से जुड़े सरकारी डेटा के उल्लंघन के कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन मुख्य सूचना अधिकारी ने चेतावनी दी है कि टिकटॉक के डेटा संग्रह के तरीके फोन की सामग्री तक पहुंच को आसान बनाती है। टिकटॉक के प्रवक्ता ने ऐप को ब्लॉक करने का कनाडा का फैसले को एक तरफा करार दिया है। गौरतलब है कि निजी सुरक्षा का हवाला देते हुए 3 साल पहले टिकटॉक को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया था। और अब बात अफ्रीका की। सोमालिया के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। अकाल की स्थिति का सामना कर रहे सोमालिया के सामने तमाम चुनौतियां हैं। लगातार पिछले 5 सालों में वहां पर बारिश न होने के कारण सोमालिया के कुछ हिस्से अकाल की कगार पर पहुंच गए हैं, जबकि बाकी हिस्सों की स्थिति जो है वो इससे थोड़ी बेहतर जरूर है। बीते 2 सालों में सूखे से सोमालिया में 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। क्या है वहां के हालात, आइए डालते हैं एक नजर। दूल अब्दुल रहमान इस्माइल का 3 महीने का बच्चा जब बीमार पड़ा तो बेहतर इलाज के लिए अपने गांव को अलविदा कहा। तपती गर्मी और धूल धक्कड़ को फांकते हुए 3 दिन बाद कीनिया के दबाब शरणार्थी शिविर पहुंची। कीनिया पहुंचने पर उनकी उम्मीदें टूट गईं, क्योंकि यहाँ के हालात भी सोमालिया के उनके गांव से कुछ ज्यादा बेहतर नहीं थे। बंजर जमीन, संसाधनों की कमी, 3 लाख लोगों का आशियाना, जैसे तैसे जिंदगी काट रहे लोगों को देखकर वो परेशान जरूर हुई, लेकिन बीमार बच्चे को लेकर जाती तो कहां जाती। मशक्कत के बाद बच्चे का इलाज तो मिल गया, लेकिन उसकी हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। बच्चों की हालत गंभीर है। जब से मैं उसे यहाँ लाई हूँ तब से कोई सुधार नहीं हो रहा। वह बिल्कुल नहीं खा सकता, इसीलिए उसे अस्पताल में रखा गया है। लगातार पिछले 5 सालों से बारिश न होने के कारण सोमालिया के कुछ हिस्से अकाल के कगार पर पहुंच गए हैं, जबकि बाकी हिस्सों की स्थिति इससे थोड़ी बेहतर है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले 2 वर्षों में सूखे से सोमालिया में 10 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। इनमें से 1 लाख कीनिया में शरण लेने पर मजबूर हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष की शुरुआत के बाद से अकेले दबाब में कम से कम 6000 सोमालियाई भूख से भागकर शिविर में पहुंचे हैं। लेकिन सहायता कर्मियों का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में बहुत से आंकड़े अब भी दर्ज नहीं है। ये संख्या आधिकारिक आंकड़ों से 5 गुना अधिक है। जो लोग प्लान करते हैं उन्हें अक्सर पड़ोसी देशों में थोड़ी राहत मिल जाती है, लेकिन हॉर्न ऑफ अफ्रीका सूखे की पिछले 4 दशक की सबसे खराब स्थिति से जूझ रहा है। शिविर नए शरणार्थियों की आमद के दबाव में करा रहा है। पिछले 6 महीनों में सोमालिया से शिविर में आने वाले नए लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, और यह मुख्य रूप से पलायन करने वाले ज्यादातर वो लोग हैं जो अकाल और सूखा वाले क्षेत्रों से हैं। धूल का अंबार, उड़ती गर्द, दूर तक फैली दुकानें, सड़कों पर हर वक्त छाई चहल पहल के बीच सफेद तिरपाल से खड़े किए गए अस्थायी घरों की कतार दबाव की यही पहचान है, जो भूख से जंग लड़ते लोगों का एक पूरा शहर है। सोमालिया के लोगों ने 1991 में यहाँ आना शुरू किया था, जब उनका देश गृह युद्ध के दलदल में फंस गया था। जब शरणार्थी पहली बार यहाँ पहुँचते हैं तो शिविर में पहले से ही मौजूद लोग उनके साथ अपना राशन साझा करते हैं। आधिकारिक रूप से राशन मिलने में सप्ताह या महीने लग जाते हैं। सहायता एजेंसियों को अपना काम जारी रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने कहा है कि उसे उत्तरी कीनिया में काम करने के लिए आवश्यक $11.1 मिलियन की लगभग आधा राशि ही प्राप्त हुई है। अधिक भीड़ होने के कारण हैजा जैसी बीमारी का खतरा भी छाया रहता है। अक्टूबर से हजारों लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, लेकिन जिस घर को छोड़कर आए हैं शायद उससे ज्यादा बेहतर स्थिति यहाँ की है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि साल के अंत तक लगभग 90,000 नए लोग आ सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।